हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से उच्च शिक्षा प्रणाली वाले यूनिट के अंतर्गत, जिसको इंग्लिश में हायर एजुकेशन भी कहा जाता है, तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 1 है। यानी कि इस यूनिट से मैं आपको 3 पार्ट जो है प्रोवाइड करूंगा और हर पार्ट में आपको सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट भी करिएगा, यानी कि खुद से सॉल्व करने का भी प्रयास करिएगा। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन के डिटेल्स जो हो सकते हैं वो मैं बताता हुआ चलूं, लेकिन आपको खुद से सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। जितना भी आपने बेसब्री से इंतजार किया है उतना ही करीब आपका एग्जाम आपके पास आ चुका है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी की तैयारी भी अंतिम चरण पर होगी। आपने अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिया होगा और हम प्रयास कर रहे हैं कि वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सारे प्रश्नों को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। बाकी किसी और यूनिट से अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है। उसके संदर्भ में यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार आपको इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। प्रश्न है नई शिक्षा नीति से, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को जरूर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। किस यूनिट के अंतर्गत? उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो आपका तो एक पहला हो जाएगा, यहां पर विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा। फिर उसके बाद से आपका दूसरा यहां पर हो जाएगा प्रौढ़ा शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा और उसके साथ ही साथ तीसरा है शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव किया गया था? तो विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, प्रौढ़ा शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा और शिक्षक की शिक्षा हेतु भी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा जो है तैयार किया गया था। यानी कि 1, 2 और 3 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहां पर दिया गया है। तो अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जैसे कि नई शिक्षा नीति जो है कब घोषित की गई थी भारत सरकार के द्वारा? तो 29 जुलाई आपको याद रखना है, 29 जुलाई 2000, यहां पे ये ई है, 2020 को जो है आपकी नई शिक्षा नीति जो है भारत सरकार के द्वारा घोषित की गई थी। इससे पहले जो है शिक्षा नीति में बदलाव कब किया गया था? तो लास्ट टाइम का जो था वो 1986 में जो है नई शिक्षा नीति में बदलाव किया था। उसके बाद से आपका 2020 में जो है शिक्षा नीति में ये बदलाव हुआ है, 29 जुलाई 2020 में। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और भी बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नई शिक्षा नीति से रिलेटेड। तो अगर आपने बुक परचेज कर रखी है तो उसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें मेंशन होगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और एक और सलाह मैं दूंगा, इंटरनेट से भी आप जो है सर्च करोगे तो नई शिक्षा नीति के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखिए, खुद से भी अगर मेहनत थोड़ा करेंगे ना तो आपकी परीक्षा जो है बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं सब कुछ वही आएगा, लेकिन मैं वही कराने का प्रयास कर रहा हूं कि जो आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपको भी अपने तरफ से एफर्ट लगाने की आवश्यकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और न्यू एस्पिरेंट हैं और चाहते हैं कि बेहतर तरीके से आप तैयारी करें आगामी परीक्षाओं की, तो यहाँ पर आईएफएस इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर एक न्यू रिवैल्यूएशन जो है स्टार्ट की जा रही है। तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं और आगामी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। और ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है आपका 4 अक्टूबर से, तो आप इसका पार्ट जरूर बने। इसके साथ ही साथ इसके बारे में और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी इनका दिया गया है। इस कॉन्टैक्ट नंबर का इस्तेमाल करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा मूल्य स्व उत्कर्ष से संबंध है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट नवंबर 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इन सभी विकल्पों में से कौन सा ऐसा मूल्य है जो स्व उत्कर्ष के साथ संबंधित है। तो पहला दिया गया सुरक्षा मूल्य है, बी है आपका सर्वमुक्तिवाद का मूल्य है, सी है आपका स्वतंत्रता का मूल्य है और डी है समानुरूपता का मूल्य यहाँ पर दिया गया है, समानुरूपता का। तो इन चारों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वमुक्तिवाद का मूल्य जो है स्व उत्कर्ष मूल्य के साथ संबंधित है। ये आपको याद रखना है। जहां पर स्व उत्कर्ष मूल्य की बात की जाए और किसके साथ ये संबंधित है तो सर्वमुक्तिवाद मूल्य के साथ ये संबंधित है। तो मान लीजिए यहाँ पर सर्वमुक्तिवाद मूल्य दे दिया जाता और आपसे पूछता कि ये किसके साथ संबंधित है, तो इसमें स्व उत्कर्ष का भी आपको विकल्प मिलता तो आप इसको राइट आंसर लगा सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है। यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अंतर्गत कुछ नए निकायों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। वो निकाय कौन कौन से हैं, यहाँ पर कुछ निकायों के नाम दिए गए हैं। इनमें से जो सही हैं उनका चुनाव करने के बाद आपको नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका, एक तो सबसे पहले हो जाएगा SSSA, इसको मैं लिख देता हूँ SSA इंग्लिश में भी, और एक परख है और उसके बाद से एक IITI। इस तरीके से जो निकाय हैं इनकी स्थापना करना है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। तो सबसे पहले मैं SSSA के बारे में बता देता हूँ। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण भी कहते हैं। तो याद रखना है इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो है राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र राज्य व्यापी निकाय को जो है स्थापित किया जाएगा, जो सभी स्कूलों द्वारा पालन किए जाने वाले बुनियादी मानकों के आधार पर मानकों का एक न्यूनतम सेट स्थापित करेंगे। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। परख के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। तो याद रखना है आपको कि छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में जो है परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी कि नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। और इसके बाद से जो आपका IIT है यानी कि IIT हो गया, आपका IIM है, इन्हीं के समकक्ष जो है बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है। आपको पहला भी समझ में आ गया, दूसरा भी, तीसरा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक निकाय है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक निकाय है। ये आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए पहला ऑप्शन है नीति आयोग, बी है NCTI, फिर उसके बाद से AICTI, फिर MCI। तो चारों विकल्पों में से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। तो इन सभी विकल्पों में से सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक निकाय जो है नीति आयोग है और इसका गठन जो है 1 जनवरी जो है 2015 को जो है की गई थी, याद रखना है। वर्तमान में इसके कार्यपालक या अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखना है। और इसके साथ ही साथ जो है इसका जो पुराना नाम था वो योजना आयोग था और इसको थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो भी भारत के अंदर नीतियां बनाई जाती है इस नीति आयोग के द्वारा बनाया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी कि यहाँ पर यूजीसी की बात की जा रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए जब कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट टाइप में अलग तरीके से पूछा जाए तो आप एक एलिमिनेशन का तरीका भी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसे भी आप अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सही आंसर नहीं पता है लेकिन आपको ये कंफर्म पता है कि इसमें से कई सारे ऐसे विकल्प हैं जो इसका राइट आंसर नहीं हो सकते, तो इसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। यानी कि जो गलत है उनको अलग छांट दीजिए, सही आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन जब आपको क्लियर आंसर पता है तो आप सही आंसर ट्रिक लगाइएगा। जब आपको प्रश्नों का उत्तर ना पता हो तो आप इस विधि को अपना सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर श्री सी.डी. देशमुख जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो एम जगदीश कुमार जो है यूजीसी के जो है आपके चेयरमैन या अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। अगर हम इसके बारे में बात कर लें कि इसको स्थापित कब किया गया था तो 1956 में इसको स्थापित किया गया था, याद रखना है आपको। तो उम्मीद करता हूं डिटेल आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा यानी कि GCED का उद्देश्य जो है क्या है, इन सभी विकल्पों में से आपको बताना है GCED का उद्देश्य क्या है। कुछ उद्देश्य यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिनमें से कुछ सही हो सकते हैं और उनको चुनाव करने के बाद आपको नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, जैसे कि हिंदी में यहाँ पर दिया ही गया है वैश्विक नागरिकता शिक्षा, लेकिन इंग्लिश में इसको ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन भी कहा जाता है। इंग्लिश में इस तरीके से शॉर्ट में लिखा जाता है GCED, ये आपको याद रखना है। और इसी का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, हिंदी में वैश्विक नागरिकता शिक्षा। अब यहाँ पर राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक तो दूसरा हो जाएगा और उसके बाद से एक तीसरा। विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने में सहायता करना और विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहनकर्ता बनने के लिए तैयार करना, ये जो है वैश्विक नागरिकता शिक्षा का यहाँ पर उद्देश्य है। यानी कि विद्यार्थियों को जो समसामयिक घटनाएं घटित होती हैं, वैश्विक स्तर पे जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, तो उनको समझने में ये सहायता करते हैं, ये उद्देश्य है। विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहनकर्ता बनाने के लिए, यानी शांतिपूर्ण समाज का वो निर्माण करे, इसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संसद के अधिनियम द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर डेट पूछा जा रहा है, इस डेट को आपको बताना है कि किस वर्ष में संसद के अधिनियम द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में जो है ये आपका अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को जो है स्थापित किया गया था या इसकी स्थापना की गई थी संवैधानिक निकाय के रूप में। ये डेट आपको बताना है, क्या 1986 में, 1987 में या 1988 में या 1989 में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। 1987 में जो है संसद के अधिनियम द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ये डेट आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च अधिगम के किसी संस्थान में एक प्रभावी टीम की कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ विशेषताओं के नाम दिए गए हैं, विशेषताओं के बारे में बताए गए हैं और नीचे दिए गए विकल्पों में से, यानी इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। उच्च अधिगम के किसी संस्थान में एक प्रभावी टीम की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, इनको आप पढ़ सकते हैं। सभी को मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, तो वीडियो को पॉज करके आप अपना राइट आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तो यहाँ पर आपका एक पहला हो जाएगा, वातावरण अनौपचारिक होता है जिसमें टीम के सदस्यों की भागीदारी होती है। इसके साथ ही साथ आपका दूसरा सही हो जाएगा, अत्यधिक चर्चा होती है जिसमें प्रत्येक सदस्य भाग लेता है। और सी है यहाँ पर, मतलब तीसरा आपका हो जाएगा, समूह के कार्य को अच्छी तरह समझा जाता है और समूह के सदस्यों को स्वीकार्य होता है। और उसके बाद से चौथा सही हो जाएगा, समूह के सदस्य अपने विचारों को प्रस्तुत करने में डरते नहीं हैं। तो ये जो है किसी भी संस्थान में उच्च शिक्षा या उच्च अधिगम
कि किसी भी संस्थान में एक प्रभावी टीम की जो है विशेषता होती है। याद रखना है। पांचवा गलत है आपका, समूह के सदस्य अपने बीच मतभेद और संघर्ष से बचते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। केवल 1 2 3 4 आपका यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में यहां पर दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी विश्वविद्यालय में अकादमिक परिषद के मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से कौन से हैं, ये आपको यहां पर बताने का प्रयास करना है। अकादमिक परिषद के मुख्य उत्तरदायित्व के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, जिनमें से कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, लेकिन आपको सही का चुनाव करना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। और ये क्वेश्चन मैंने लिया इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यूजीसी नेट नवंबर 2020 का ये क्वेश्चन है। आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। वीडियो को पॉज करेंगे तो आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा, मैं कंटिन्यूअस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन आपके पास जो कह लीजिए कि एक चलती हुई वीडियो को रोकने का एक ब्रेक आपके पास है। आप तुरंत इसे पॉज करेंगे तो वीडियो रुक जाएगा, ताकि आप समय लेकर अच्छे तरीके से प्रश्न को समझ सके। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो एक आपका पहला हो जाएगा शैक्षणिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखना, और एक आपका यहां पर दूसरा हो जाएगा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना बनाना, समन्वय, विकास, निरीक्षण और पुनरीक्षण करना। तो ये जो है आपका किसी विश्वविद्यालय में अकादमिक परिषद के मुख्य उत्तरदायित्व होते हैं, याद रखना है। जो कि आपका किसमें दिया गया है, वो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को ईमानदारी से अटेम्प्ट करें। जो नहीं आए उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपका है, मैचिंग वाला क्वेश्चन भी मैंने एक यहाँ पर रख लिया है, और सूची 1 में यहाँ पर मूल्यांकन के प्रकार दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी विशेषताएं दी गई हैं। यानी कि जो मूल्यांकन का प्रकार है, इन सभी प्रकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके साथ आपको मैच करना है, और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो आप इसे जरूर मैच करें और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए हम इसे मैच करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है सूची 1 में, विकासात्मक जो मूल्यांकन का प्रकार होता है वो किसके साथ आपका मैच करेगा, वो दूसरे के साथ मैच होगा। नैतिक, रीति, नीतिगत और व्यवसायगत मूल्यों से संबंधित ये मूल्यांकन आपका होता है विकासात्मक मूल्यांकन। इसमें जांच किया जाता है क्या, नैतिक, रीति, नीतिगत और व्यवसायगत जो मूल्य होते हैं उससे संबंधित होता है। अगला जो इसमें दिया गया है प्रबंधनात्मक जो दिया गया है किसके साथ मैच होगा, ये आपका पहले के साथ कार्य करने और प्राप्त करने से संबंधी ये मूल्यांकन आपका होता है। और उसके बाद से सी जो दिया गया है अहस्तक्षेप, ये किसके साथ मैच करेगा, ये आपका चौथे के साथ मैच करेगा। आत्म विकास के महत्व से संबंधित ये मूल्यांकन आपका होता है। और निर्णायक परख जो है किसके साथ मैच करेगा, ये तीसरे के साथ मैच करेगा। सामाजिक नियंत्रण रखने से संबंधित ये मूल्यांकन है। तो सिंपली आपको इस तरीके से मैच कर लेना था और अपने मैचिंग के अकॉर्डिंग देखना था कौन सा विकल्प आपका सही है। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, और ये आपका सही आंसर। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, और किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपको डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछिएगा। और किसी और यूनिट से अगर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए या आपके मन में एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। हम ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, रेगुलर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, थोड़ा ही सही लेकिन प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अपनी भी जो सिचुएशन है वो काफ़ी बिजी शेड्यूल में है और काफ़ी स्थिति जो ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, माता जी को जो ट्रीटमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा, तो भी मैं समय निकाल के सोचता हूं कि आपके लिए महत्वपूर्ण जो है प्रश्न प्रोवाइड किए जाएं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। और बाकी आप जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आते उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो, उनको भी मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर करें। आपको अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करिए। देखिए इससे कुछ जाता नहीं है, इससे बस मोटिवेशन लेवल बना रहता है कि नहीं जो हम काम कर रहे हैं वो बेनिफिशियल है, किसी के लिए उपयोगी है, तो हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं। बाकी तो आपको पता है कि इससे कुछ ज़्यादा ना आपका नुकसान होने वाला है ना किसी और का। बाकी शेयर कर सकते हैं आप उन दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की, किसी भी कोचिंग की सहायता उनको नहीं मिल रही है तो आप उनको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आपको प्रेस कर लेना है ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।